हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पर। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल प्रस्तावना पढ़ा था और प्रस्तावना में हम लोगों ने उसके जितने भी एमसीक्यूज़ क्वेश्चन होते हैं, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ क्वेश्चन बनते हैं, हमने सारे के सारे किए थे। और आज हम फ्रेंड जो करेंगे, आज हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे और मौलिक अधिकार में हम जो पढ़ेंगे उसका पूरा का पूरा मौलिक अधिकार के जितने भी एमसीक्यूज़ क्वेश्चन बनेंगे, हम सारे के सारे एमसीक्यूज़ क्वेश्चन को भी करेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, चाहे आपके कोई भी एग्ज़ाम हो या सेंट्रल लेवल के या स्टेट लेवल के जो आप उत्तराखंड के दे रहे हैं, उसमें भी आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, क्योंकि मौलिक अधिकार से क्वेश्चन बनते हैं। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ क्वेश्चन बनेंगे फ्रेंड, हम वो सारे के सारे एमसीक्यूज़ क्वेश्चन भी करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी और आप फर्स्ट से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम मौलिक अधिकार और मूल अधिकार पढ़ेंगे। तो जनता को प्रदत्त जो जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं, तो जो मौलिक अधिकार है तो ये हम जो होता है हमें ये कानूनी तौर पे, और हम इसे कोर्ट में भी ले जा सकते हैं और याचिका दायर कर सकते हैं मौलिक अधिकार पे। तो आप लोग को फ्रेंड वैसे भी आप ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, बट आपको अपने मौलिक अधिकारों के बारे में वैसे भी नॉलेज होनी चाहिए कि आपके कौन कौन से जो है फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, तो आपको इसके बारे में वैसे भी नॉलेज होनी चाहिए फ्रेंड्स। भाग 3 जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, ये भाग 3 में आते हैं, अनुच्छेद 12 से 35 में रखा गया है। तो इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो क्वेश्चन बनेगा कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। तो जो मौलिक अधिकार है फ्रेंड्स, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। संविधान में मूल रूप से मौलिक अधिकार 7 थे। अगर क्वेश्चन बनेगा तो मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो मूल संविधान में फ्रेंड्स जो थे आपके 7 मौलिक अधिकार थे। 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसे आर्टिकल 300A में कानूनी अधिकार बना दिया गया। अतः वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। मीन्स फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि जो आपके मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, बट अभी आपके जो हैं 44वें संविधान संशोधन 1978 में आपका क्या किया गया था, जो आपका संपत्ति का अधिकार था उसे हटा के आर्टिकल 300A में रख दिया गया, कानूनी अधिकार में रख दिया गया। तो आपको पता है कि अगर कोई भी चीज़ हम अपने संविधान में जोड़ते हैं या कुछ चेंज करते हैं या हटाते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए संशोधन होते हैं। तो वही यहाँ पे जो संशोधन हुआ था, ये 44वां संविधान संशोधन था, जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। जो 6 मौलिक अधिकार हैं, वो 6 मौलिक अधिकार फ्रेंड इस तरह हैं, आपको याद रखना है। आपको ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मौलिक अधिकार जो है कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो पहला जो मौलिक अधिकार है ये है समता व समानता का अधिकार, जो 14 से 18 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 से 22 के अंतर्गत आता है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो 23 से 24 के अंतर्गत आता है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 25 से 28 में आता है। पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, ये आर्टिकल 29 से 30 में आता है। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह आर्टिकल 32 में आता है। तो फ्रेंड्स, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको पूछा गया कि समानता का अधिकार ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको उसमें से ऑप्शन छांटना है। तो आपको पता होना चाहिए कि समानता का जो अधिकार है, समता या समानता, वो आर्टिकल 14 से 18 तक जो है आपके समानता का ही अधिकार है। तो इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट क्वेश्चन इतने में भी बनता है। मैं इसलिए आपको ये स्टार्टिंग पे मैंने आपको 6 आपको जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके बारे में आपको पहले खाली उनके आर्टिकल बताए हैं कि आपका जो फर्स्ट फंडामेंटल राइट्स है समानता या समता का अधिकार, उसमें आपको कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है, तो आपको पता होना चाहिए वो 14 से 18 तक है। समानता या समता की बात करते हैं तो हमें उसके बाद स्वतंत्रता की जो बात आती है, तो स्वतंत्रता का अधिकार होता है।
स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है 19 से 22 में आते हैं। आर्टिकल शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आता है आर्टिकल 23 से 24 में आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है 25 से 28 में आता है। संस्कृति एवं शिक्षा का जो अधिकार होता है ये 29 से 30 में आता है। और संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32 में आता है। तो फ्रेंड्स ये जो कुछ आर्टिकल्स हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, आप इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आर्टिकल्स जो हैं आपके मौलिक अधिकार के सारे इंपॉर्टेंट हैं, और उसमें भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा मैं उसे आपको डिटेल में जब नीचे पढ़ाऊँगी तो मैं उसमें बताऊँगी आपको। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ये आज जो है आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट जो है समता एवं समानता का अधिकार, जो हमने पढ़ा था 14 से 18। तो फ्रेंड्स जो ये समता या समानता का जो अधिकार है आर्टिकल 14 से 18 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 14 जो है इसमें है विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्मजात, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद पर रोक। ये आपको फ्रेंड्स सिंगल जो आर्टिकल्स होते हैं उनमें भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। जो आपका ये आर्टिकल 15 है इसके अंतर्गत धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद पर रोक। मतलब आप किसी भी व्यक्ति में उसके धर्म या उसकी जाति या उसके लिंग या उसके जन्म स्थान के अकॉर्डिंग उस पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते, ये आर्टिकल 15 कहता है। और 14 बोलता है कि विधि के समक्ष समानता। आप किसी भी चीज़ में भी आएंगे तो आपको समानता का अधिकार होगा। आप कहीं पे भी कोई अगर आप किसी चीज़ में भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको समानता मिलेगी। कोई भी अगर आप गवर्नमेंट फॉर्म भी भरते हैं तो उसमें भी क्या होगी, आपको यहाँ पे समानता की बात की गई, कोई भी भेद नहीं होगा। तो जो 15 है उसमें धर्म, जाति मैंने आपको बता दिया है। और आर्टिकल जो 16 है फ्रेंड इसमें बोला है लोक नियोजन के अवसर में समानता। लोक नियोजन मीन्स आप अगर किसी जैसे अभी आप कोई भी सरकारी या कोई भी सिविल कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उसमें क्या हुआ, यहाँ पे इसकी बात की गई कि आपको हर उसमें अवसर की समानता मिलेगी, सबको एक समान समानता मिलेगी, यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 बोलता है ये लोक नियोजन के अवसर में समानता, सबको समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। आर्टिकल 17 जो है अस्पृश्यता का अंत होगा। आर्टिकल 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो ये है ना आर्टिकल 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो छुआछूत होती है फ्रेंड्स, ये आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग है कि यहाँ पे इस तरीके का कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 17 ये क्वेश्चन भी बनता है कि अस्पृश्यता का अंत कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 17 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिकल 17, तो इसे आप इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत। तो आपके जो 14 से 18 तक है फ्रेंड्स, ये आपकी 14 से 18 अलग अलग आर्टिकल के उसमें भी पूछा जाता है, क्वेश्चन बन सकता है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 15 में है। और जो इसमें ये जो समानता के एवं समता का जो अधिकार है फ्रेंड्स, इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल ये है आर्टिकल 17, जिसमें अस्पृश्यता का अंत है। नेक्स्ट आपका है स्वतंत्रता का अधिकार। हमने पढ़ा था स्वतंत्रता का अधिकार किसने है, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है फ्रेंड्स, ये आर्टिकल 19 जो है इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो आर्टिकल 19 में जो है 6 टाइप की स्वतंत्रता प्राप्त की गई हैं। वो 6 टाइप की स्वतंत्रता क्या क्या है। आर्टिकल 19 के फर्स्ट में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में, आर्टिकल जो 19 है इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और इस आर्टिकल 19 में भी हमें 6 टाइप की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। 19 के फर्स्ट में है बोलने की स्वतंत्रता, मतलब किसी भी व्यक्ति को बोलने की पूरी स्वतंत्रता है, वो अपने राइट्स रख सकता है, ठीक है। और 19 के 2 में है शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता, और वो क्या कर सकता है, शांतिपूर्ण रूप से एकत्र हो सकता है, कहीं पे भी जाएगा तो वो वहाँ पे बोल सकता है, शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित हो सकता है कहीं पे भी। आर्टिकल 19 के 3 कहता है सभा एवं समूह बनाने की स्वतंत्रता है। मीन्स अगर वो कहीं पे जा रहा है, एकत्रित हो रहा है, तो वहाँ पे वो क्या कर सकता है, संघ बना सकता है, समूह बना सकता है, अपना गुट बना सकता है। तो यह आर्टिकल 19 का 3 कहता है। आर्टिकल 19 का
का 4 कहता है भारत में आवागमन की स्वतंत्रता। मीन्स वो कहीं पे अगर समूह बना रहा है तो उसके बाद वो क्या कर सकता है, आवागमन भी कर सकता है, उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने की पूरी पूरी स्वतंत्रता है, आर्टिकल 19 का 4 कहता है। आर्टिकल 19 का 5 ये कहता है फ्रेंड्स भारत में निवास की स्वतंत्रता। वो भारत के किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में, कहीं पे भी वे रह सकता है, उस इंसान को मतलब पूरी की पूरी उसे स्वतंत्रता है, आर्टिकल 19 का 5 कहता है। फिर आर्टिकल 19 का 6 कहता है फ्रेंड भारत में आजीविका की स्वतंत्रता है। मीन्स अगर वो कहीं पे भी रहेगा तो वो उसे वहाँ पे क्या कर सकता है, वो अपनी आजीविका कमा सकता है। ये आर्टिकल 19 कहता है, 19 का 6 कहता है फ्रेंड्स। तो आपको फ्रेंड्स ये इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। आर्टिकल 19 जो है 19 से 22 तक आपको पता है कि स्वतंत्रता का अधिकार है हमारे फंडामेंटल राइट्स में, बट जो आर्टिकल 19 है 19 में से भी हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त हुई है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। तो आप इसे इस टाइप से याद कर सकते हैं। बोलने की स्वतंत्रता है, अगर हम बोलेंगे तो उसके बाद हम शांतिपूर्ण रूप से एकत्र हो सकते हैं। अगर शांतिपूर्ण रूप से हमने कहीं पर एकत्र हो रहे हैं तो वहाँ पर दल बन रहा है, संघ बन रहा है। और अगर वहाँ पे संघ बना रहे हैं और दल बना रहे हैं तो उसके बाद वहाँ पे भी हमें क्या हो रहा है, नहीं हमारी कोई सुन रहा है, नहीं हमें रोज़गार मिल रहा है, तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान में जा रहे हैं। तो जा रहे हैं तो आवागमन कर रहे हैं, तो आवागमन किस में आ गया, आर्टिकल 19 के 4 में आ गया। और अगर हम कहीं पे आवागमन कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में जा रहे हैं फ्रेंड, तो हमें वहाँ पे क्या करेंगे, निवास करने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए होगी। तो 19 का 5 क्या कहता है, हम कहीं पर भी रह सकते हैं। तो निवास करेंगे, तो निवास करने के बाद हम वहाँ पे रहेंगे तो हमें किराया भी देना होगा ना, तो हम निवास करेंगे। तो निवास के बाद हमें क्या करेंगे, आजीविका की स्वतंत्रता है, हम वहीं पे काम ढूंढेंगे और अपनी आजीविका कमाएंगे। तो ये फ्रेंड्स 19 की जो 6 आर्टिकल है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में, ये बहुत ईजी तरीके से आप याद कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आप पहले अपनी आवाज़ उठाएंगे, बोलने की स्वतंत्रता, और फिर एकत्रित होंगे। उसके बाद आप एकत्रित हो गए तो आप संघ बनाएंगे, संघ बनने की भी बात आपकी नहीं सुन रही है सरकार, तो आप क्या करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाएंगे, और एक स्थान से दूसरे स्थान में जाएंगे तो वहाँ पे आपको रहने के लिए जगह चाहिए होगी, आप निवास ढूंढेंगे, निवास के बाद आप क्या रहेंगे, आजीविका कमाएंगे। तो ये बहुत इजी है, इजी तरीके से आप याद कर सकते हैं। इसमें से क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, तो आप इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या कहता है, स्वतंत्रता के अधिकार में ही जो आर्टिकल 20 है ये बोलता है अपराध के दोष सिद्धि संरक्षण। ठीक है, अपराध के दोष सिद्धि संरक्षण। देखो आर्टिकल 20 में भी, आर्टिकल 20 का फर्स्ट कहता है उसे उसी समय के कानून के आधार पर सजा दी जाएगी जब उसने अपराध किया हो। मीन्स अगर किसी ने अपराध किया है, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल 20 कहता है कि अपराध के दोष सिद्धि का संरक्षण, क्योंकि किसी ने अपराध किया है तो उसके पूरा हम जानने के बाद ही उसका संरक्षण करेंगे, उसे हम सजा देंगे। तो ये है कि आर्टिकल 20 का फर्स्ट कहता है, आर्टिकल 20 का पहला कहता है कि उसे उसी समय के कानून के आधार पर सजा दी जाएगी जब उसने अपराध किया हो। यानी कि हम उसे, अगर हमने किसी को अभी पकड़ा है तो आज के टाइम पर जो कानून की व्यवस्था है, जो कानून आज के टाइम पर लागू हो रहा है, हम उसी के हिसाब से उसे सजा देंगे, ना कि आज से 10 साल पहले जो कानून बना था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। आर्टिकल 20 का 2 कहता है उसे खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब आर्टिकल 20 का 2 कहता है अगर कोई मुस्लिम है उसे क्या कर सकते हैं, खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए हम मजबूर नहीं कर सकते हैं, वो पूर्ण तरीके से गवाही दे सकता है। ठीक है। आर्टिकल 20 का 3 कहता है कि एक अपराध के लिए एक ही बार उसे सज़ा मिलेगी। उसने अगर एक अपराध किया है तो उसे हम केवल एक ही बार सज़ा देंगे, ये नहीं कि उसने आज अपराध किया है, आज चोरी की थी, हम उसे कभी भी उठा के जेल में डाल देंगे और कभी भी उसे बार बार जेल में बुलाते रहेंगे और उसे सज़ा देते रहेंगे। तो ये नहीं होता है। तो ये जो है फ्रेंड्स हर किसी के फंडामेंटल राइट्स होते हैं और हर किसी को अपने राइट्स पता होना चाहिए। ये आपके पेपर के ही दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको वैसे भी अपने फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 21 जो कहता है फ्रेंड्स, आर्टिकल 21 है प्राण एवं दैहिक जीवन का अधिकार। आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक जीवन का अधिकार। तो प्राण एवं दैहिक जीवन मीन्स क्या होता है, देखो आर्टिकल 21 का भी ए कहता है 86वें संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा है। ठीक है। तो आर्टिकल 21 तो क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक जीवन का अधिकार, मतलब किसी भी व्यक्ति को क्या है, अपने प्राण जो है प्राण एवं दैहिक जीवन का अधिकार है। मतलब उस पे हम किसी भी व्यक्ति को
कुछ नहीं बोल सकते हैं। वो किसी भी व्यक्ति का जो है स्वयं का राइट्स है, हम उसके बारे में उसे कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो आर्टिकल 21 का जो ए है फ्रेंड्स, इसमें है 86वें संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जो हुआ था आर्टिकल 21 ए में, ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा कर दिया गया था। जैसे कि आपको पता है कि संशोधन होता है तो उसमें क्या कहते हैं, किसी भी संशोधन के द्वारा हम उसमें नई चीज़ जोड़ते हैं। पहले आर्टिकल 21 था, तो आर्टिकल 21 में हमने आर्टिकल 21 का ए जोड़ दिया है। तो उसमें ए जोड़ा तो हमने क्या किया था, 86वें संविधान संशोधन 2002 में जब हमने जोड़ा तो इसमें क्या किया था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा कर दी थी। तो फ्रेंड ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कब की गई थी, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी, आएगा तो 86वें संविधान संशोधन 2002। और कौन से आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल 21 का ए। तो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या कहता है, गिरफ्तारी के संरक्षण में। अभी हमने क्या पढ़ा था, दोष सिद्धि के अपराध सिद्धि की या दोष सिद्धि के संरक्षण में। अगर किसी पे दो अपराध लगाया गया है, वो अपने संरक्षण में क्या क्या कर सकता है। और अभी आया गिरफ्तारी के संरक्षण में। गिरफ्तारी जैसे कि आर्टिकल 22 का पहला कहता है, फर्स्ट कहता है कि कारण पूछने का अधिकार है। अगर हम किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं तो उस व्यक्ति को कारण पूछने का अधिकार है कि हम उसे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। तो आर्टिकल 22 का 2 कहता है 24 घंटे के अंदर न्यायपालिका में उपस्थित कराया जाएगा, उसमें आवागमन का समय नहीं जोड़ा जाएगा। मीन्स आर्टिकल 22 का 2 कहता है फ्रेंड कि 24 घंटे के अंदर जो है उसे न्यायपालिका कोर्ट में आप क्या करेंगे, उपस्थित करेंगे और उसके आवागमन का समय उस समय नहीं जोड़ेंगे। और आर्टिकल 22 का 3 कहता है उसे मनपसंद कानूनी सलाह या वकील चुनने का पूरा अधिकार है। पहले में है वो कारण पूछेगा, दूसरे में है 24 घंटे के अंदर उसे न्यायपालिका मतलब जो आपका कोर्ट होता है उसमें उसे प्रेजेंट करना है। और आर्टिकल 22 का 3 कहता है कि उसे मनपसंद जो वकील है उसे चुनने का पूरा अधिकार है, जिसे हम गिरफ्तार करेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आता है फ्रेंड्स, ये आता है आर्टिकल 23 से 24 में। तो इसमें जो है आर्टिकल 23 जो है ये मानव व्यापार पर रोक, बाल श्रम पर रोक, बंधुआ मजदूरी पर रोक, ये सब किस में आता है, आर्टिकल 23 में आता है। क्योंकि आर्टिकल 23 हमने बोला कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अगर हम आर्टिकल 23 और 24 दोनों शोषण के विरुद्ध अधिकार में आ रहे हैं ना, तो 23 आर्टिकल 23 में जो मानव व्यापार कराते हैं, बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी, ये सब चीज़ों पर रोक है, ये चीज़ें नहीं कराना है। मतलब किसी ये शोषण हो रहा है, ये आर्टिकल 23 के तहत उसका क्या कर रहे हैं, हम हनन कर रहे हैं। ठीक है। आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों को जो है, उम्र के बच्चे हैं, उन्हें काम नहीं कराया जाएगा। तो आर्टिकल 24 के अंतर्गत है। और इनमें से क्वेश्चन बनते हैं कि 14 वर्ष के कम वर्ष के बच्चों को किस आर्टिकल के तहत काम करना कानूनी अपराध है, तो आर्टिकल 24। और बाल श्रम पर रोक और बंधुआ मजदूरी पर रोक ये किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 23। तो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो आप इसे अच्छी तरीके से याद रखिएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 में क्या है, धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। और आर्टिकल 26 जो है ये है फ्रेंड्स, धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता है आर्टिकल 26 में। और आर्टिकल 27 में है धार्मिक कार्यों में संपोषित। और आर्टिकल 28 में किसी भी धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। मीन्स आप कोई भी जो धार्मिक शिक्षा है उसमें उपासना में उपस्थित होने की आपकी पूरी की पूरी स्वतंत्रता है। ये आर्टिकल जो है फ्रेंड्स 25 से 28 जो है आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आप किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है और कोई भी धर्म को अपनाने का अधिकार है। आपका ये आर्टिकल 25 से 28 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 5। आर्टिकल जो आपका 5 है इसमें जो आपका 5वां फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, ये है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। इसके अंतर्गत फ्रेंड आता है 29 से 30
जो आपके मौलिक अधिकार हैं 29 से 30 मौलिक अधिकार आते हैं। 29 से 30 आपका आर्टिकल आता है संस्कृति एवं शिक्षा के संबंधित जो अधिकार है। 29 में आता है अल्पसंख्यकों का अधिकार, अल्पसंख्यकों के हितों का अधिकार, आर्टिकल 29 कहता है। और आर्टिकल 30 कहता है अल्पसंख्यकों को शिक्षा के संरक्षण में अधिकार। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन बनता है कि अल्पसंख्यकों के हितों के अधिकार कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है, आर्टिकल 29, ठीक है, संस्कृति और शिक्षा संबंधित जो अधिकार है। और अल्पसंख्यकों की शिक्षा संरक्षण का अधिकार कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 30 में। तो आर्टिकल 29 और 30 जो है ये आपके 5वां जो आपका मौलिक अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, इसके अंतर्गत 29 और 30 आता है। इसमें अल्पसंख्यकों के हितों का अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, ये है छठा जो आपका मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है छठा मौलिक अधिकार। आर्टिकल 32 आता है इसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार में। इसे B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। किस मौलिक अधिकार को भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है, आर्टिकल 32 को कहा है। सभी मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए इस अधिकार को बनाया गया है। जो छठा संवैधानिक मौलिक अधिकार है फ्रेंड्स, इसे जो है सभी के मौलिक अधिकारों के संरक्षण और इसके अधिकार को बनाया गया है उसके संरक्षण के लिए, हितों के लिए। तो मौलिक अधिकारों के हनन होने पर मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रीट जारी करती है अनुच्छेद 32 के तहत। यह इस प्रकार है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226, इन दोनों के तहत 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है। तो आपको ये याद होनी चाहिए, जो 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है आर्टिकल 32 के तहत जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आपका, ये 5 प्रकार की रीट इस प्रकार है फ्रेंड्स। बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे में न्यायालय में पेश करना होता है, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है अगर हम किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किए हैं तो उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश किया जाना आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट है परमादेश। परमादेश क्या है, आदेश कर्तव्यों का पालन करने के लिए। यह आदेश उन सरकारी अधिकारियों को दिया जाता है जो अपने कर्तव्यों का पालन सही से नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए यह आदेश पारित किया जाता है। तो परमादेश में फ्रेंड्स ये आदेश दिया जाता है उन सरकारी अधिकारियों को जो अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, उनको यह आदेश पारित किया जाता है परमादेश में। तो क्वेश्चन बनते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, परमादेश क्या है। उस समय आपको जो 4 ऑप्शन मिलते हैं ना, उसमें आप कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए इसे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, ध्यान से पढ़िएगा। और तीसरा है प्रतिषेध। प्रतिषेध में जो होता है ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को रोक लगाता है कि यह कार्य आपके क्षेत्र से बाहर है। प्रतिषेध में क्या होता है, ऊपरी न्यायालय, ठीक है, जो ऊपर के जो न्यायालय होते हैं जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो निचले स्तर के जो न्यायालय होते हैं उन पे रोक लगाता है कि यह जो कार्य है आपके कार्य क्षेत्र से बाहर है। प्रतिषेध में ये होता है। उत्प्रेषण में क्या होता है, अपनी जो ऊपरी न्यायालय होते हैं ना, ऊपरी जो न्यायालय होते हैं वो निचले न्यायालय को आदेश देते हैं कि आपके पास लंबित मुकदमे को मेरे पास भेजते हैं। उत्प्रेषण का मतलब होता है जो आपके पास लंबित जो मुकदमे हैं, लंबे टाइम से जो आपके पास मुकदमे पड़े हुए हैं वो आप हमारे पास भेजें। ये जो होते हैं ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालयों को देते हैं, तो इसे उत्प्रेषण कहते हैं। अधिकार प्रक्षालेख में क्या होता है, यदि कोई पद को अधिकारी असंवैधानिक रूप से ग्रहण करता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसके खिलाफ रीट जारी करता है। अधिकार प्रक्षा में क्या होता है, अगर जैसे क्या हो गया, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसमें क्या हो रहा है कि कोई पद जो ग्रहण कर रहा है वो असंवैधानिक रूप से ग्रहण किया है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसके खिलाफ रीट जारी करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो 5 रीट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रीट है आपके, ये छठे मौलिक अधिकार में आता है। संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार, बंदी प्रत्यक्षीकरण, 24 घंटे के अंदर हम किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसे न्यायालय में उपस्थित होना अनिवार्य है। परमादेश में जो होता है यह आदेश उस सरकारी अधिकारियों को दिया जाता है जो अपने कर्तव्यों का पालन सही से नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए यह आदेश पारित किया जाता है। प्रतिषेध जो होता है ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालयों को जो
को रोक लगाता है कि यह कार्य क्षेत्र से बाहर है। उत्प्रेषण में वो ऊपरी न्यायालय जो होते हैं निचले न्यायालयों को लंबित मुकदमों को अपने पास बुलाने को बोलते हैं, क्योंकि उनके जो कार्य क्षेत्र से बाहर है वो नहीं कर पा रहे हैं। अधिकार परीक्षा में ये होता है कि कोई पद का जो अधिकारी होता है गैर संवैधानिक रूप से वो पद ग्रहण कर लेता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस पर रीट जारी कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपके 5 रीट हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। आर्टिकल 33 जो है ये संसद कानून बनाती है। सेना, शस्त्र बल एवं खुफिया विभाग के मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकती है। ये आर्टिकल 33 के अंतर्गत फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, मतलब पेपर की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो मे बी क्वेश्चन क्या बन जाए किसी को पता नहीं है। तो आर्टिकल 33 कहता है कि संसद कानून बनाती है, सेना, सशस्त्र बल, खुफिया विभाग मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकती है आर्टिकल 33 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 33 के तहत अगर जो संसद है वो कानून बनाती है तो इन तीनों पे क्या कर सकती है, रोक लगा सकती है। और आर्टिकल 34 के तहत क्या होती है, यदि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा होता है तो वहाँ पर मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकता है संसद। ठीक है, आर्टिकल 34 के तहत। आर्टिकल 35 के तहत क्या होती है, संसद को पूर्ण शक्ति प्रदान होता है कि वो मौलिक अधिकारों के विषय में कानून बना सकती है। आर्टिकल 35 के तहत क्या होता है कि संसद को पूर्ण शक्ति प्रदान होती है कि वो मौलिक अधिकारों के विषय में कानून बना सकती है और मार्शल लॉ 34 में लगा सकती है। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल है, तो आर्टिकल 20 और 21 मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है ना आर्टिकल 352 के तहत, तब भी हम आर्टिकल 20 और 21 को क्या कर सकते हैं, समाप्त नहीं कर सकते। 21 आपको पता है क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब कोई अगर अपने उस ये जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है ना, हम किसी की भी नहीं छीन सकते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 21 है। और आर्टिकल 20 जो होता है दोष सिद्धि के संरक्षण में, मीन्स अगर हम किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं तो उससे पूरा हक है, जब आपातकाल 352 भी लगा हो राष्ट्रीय आपातकाल, तब भी उसे पूरा हक है कि वो अपने गिरफ्तारी का रीज़न पूछे और उसे वकील चुनने का अधिकार है। ये सब जो आपका है आर्टिकल 20 के अंतर्गत है। तो आर्टिकल 20 और 21 जो है ये मौलिक अधिकार को समाप्त नहीं किया, राष्ट्रपति शासन लागू हो तब भी। ठीक है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त और विदेशियों को प्राप्त नहीं। ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 15 जो है ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। आर्टिकल 15 जैसे कि आपको बताया था कि धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, आर्टिकल 16 फ्रेंड आर्टिकल 16 है लोक नियोजन के अवसर पर समानता। मीन्स आर्टिकल 16 में जो लोक नियोजन होता है, मीन्स सबको समान रूप से अवसर मिलना चाहिए। किसी चीज़ में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो जैसे कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म वगैरह भी आता है इसमें, तो ये आर्टिकल 16 जो है ये भी केवल भारतीयों को प्राप्त है। आर्टिकल 19 जो आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है फ्रेंड्स, जैसे मैंने अभी बताया था आपको एकत्रित बोलने की स्वतंत्रता है और अभिव्यक्ति आपको एकत्रित होने की स्वतंत्रता है, फिर संघ बनाने की स्वतंत्रता है, और संघ बनाने के बाद भी आपका नहीं सुन रही है सरकार तो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान में आवागमन की स्वतंत्रता है। आवागमन कर रहे हैं तो वहाँ पे निवास की ज़रूरत होगी, निवास ढूंढने की स्वतंत्रता है, और फिर वहीं पे आपको क्या करते हैं अपनी जो अगर आप वहाँ पे रह रहे हैं तो आपको आजीविका भी कमानी पड़ेगी, तो आजीविका की स्वतंत्रता है। तो ये आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो आ रहा है फ्रेंड 6 टाइप की स्वतंत्रता, ये भी केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। आर्टिकल 29 जो है मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 29 में जो आपका ये होता है कि अल्पसंख्यक लोग जो है उनके हितों के संरक्षण के संबंधित है। तो ये भी जो है आर्टिकल 29 भी केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं। और आर्टिकल 30 जो है अल्पसंख्यकों की शिक्षा और संस्कृति से संबंधित है, ये भी सब भारतीयों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पे 5 टाइप के जो आर्टिकल हैं ये केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं। तो ये आपको याद होने चाहिए। और फिर नेक्स्ट है भारतीय और विदेशियों को प्राप्त, केवल भारतीय और विदेशियों दोनों को ही प्राप्त है। और आर्टिकल तो आर्टिकल 14 जो है
ये भी समानता का जो अधिकार है, विधि के समक्ष समानता जो है आर्टिकल 14, ये दोनों को प्राप्त है। आर्टिकल 20 जो है ये भी दोनों को प्राप्त है, क्योंकि आर्टिकल 20 में मैंने अभी आपको बताया था कि 300 आपातकाल के दौरान 352 के दौरान पे भी हम आर्टिकल 20 को नहीं हटा सकते ना आर्टिकल 21। तो 20 में फ्रेंड जो है अगर किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं, गिरफ्तारी या दोष सिद्धि के संरक्षण में भी उसे पूरा अधिकार है उसे रीज़न जानने का, तो आर्टिकल 20 है। और आर्टिकल 21 मैंने बोला कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को अपने जो जीवन से संबंधित पूरा अधिकार है कि वो उसे क्या करना है, जीना है, क्या करना है, तो हम उसमें कोई भी रोक नहीं लगा सकते, वो उसकी मर्ज़ी है। तो ये आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 का ए है फ्रेंड्स, जिसमें ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा, कि इसमें जो है आपका कि जो 14 साल के जो बच्चे होते हैं, 6 से 14 साल के, उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है आर्टिकल 21 के ए में। तो आर्टिकल 23 से 24 फ्रेंड्स, ये भी आपका जो है भारतीयों को प्राप्त है और विदेशी को भी, दोनों को ही प्राप्त है। तो आर्टिकल 23 और 24 जो है फ्रेंड्स, इसमें आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जैसे कि किसी को भी बदवा मजदूरी इस तरीके से नहीं करना है, ये आर्टिकल 23 कहता है। और आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी नहीं करनी है। ये जो है आर्टिकल 23 से 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी दोनों को ही प्राप्त हैं। और आर्टिकल 25 से 28 जो है ये भी भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं, ये धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिर्फ जो 5 अधिकार हैं जो ये केवल भारतीय को प्राप्त हैं, 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है। और बाकी जितने भी मौलिक अधिकार हैं ये सब क्या हैं, विदेशियों को भी प्राप्त हैं, भारतीयों को भी प्राप्त हैं। तो अब इसके हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे हम वो क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, समानता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों से किसके अंतर्गत दिया हुआ है? जो समानता का अधिकार है संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 13, 14, 15 या 16। तो इसका सही ऑप्शन है फ्रेंड ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14, 15 और 16 में। तो ये नीचे वाला जो आपको ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड, ऑप्शन सी इसका जो हो जाएगा सही ऑप्शन है, क्योंकि ये ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि अनुच्छेद 14, 15 और 16 जो होते हैं ये आपका क्या आता है, समानता के अधिकार में आता है। तो नेक्स्ट है, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो ये है ऑप्शन ए केवल उच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी केवल उच्च न्यायालय में, ऑप्शन सी उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में, ऑप्शन डी जनपद न्यायालय तथा उनके ऊपर के सभी न्यायालय में। तो इसका सही ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, ऑप्शन सी उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में ही है, ये आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो ए समानता का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी स्वतंत्रता का अधिकार, डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जो हुआ था, संपत्ति के अधिकार को फ्रेंड्स हटा दिया गया था, इसे 301 के कानूनी अधिकार में रख दिया गया था। तो आपको याद होना चाहिए, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमादेश याचिका का क्या अर्थ है? हम आदेश देते हैं, ऑप्शन बी किस वारंट द्वारा, ऑप्शन सी आपके पास शरीर होना चाहिए, ऑप्शन डी प्रमाणित होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, हम आदेश देते हैं। परमादेश में क्या होता है, जो परमादेश में जो होता है फ्रेंड्स, उच्च न्यायालय होता है वो निचले न्यायालयों को आदेश देता है, ठीक है। तो आपको ये परमादेश याद होना चाहिए, हम आदेश देते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में व्यवस्था है। ऑप्शन ए सामाजिक समानता की, ऑप्शन बी आर्थिक समानता की, ऑप्शन सी सामाजिक समानता की, ऑप्शन डी धार्मिक समानता की।
तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सामाजिक समानता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारों को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रीट होती है। ऑप्शन ए अधिकार पर्चा, ऑप्शन बी परमादेश, ऑप्शन सी उत्प्रेषण लेख, ऑप्शन डी निषेध। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी परमादेश। किसी भी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के लिए उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जो रीट जारी की जाती है वो होती है ऑप्शन बी परमादेश। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं है जो है अस्पृश्यताकांत अनुच्छेद 17 में, ये सही है। ऑप्शन बी जो है गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण, अनुच्छेद 23 है गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण। और ऑप्शन सी है धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 में। ऑप्शन डी है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, आर्टिकल 29 में। तो इसमें जो नहीं सुमेलित है वो है ऑप्शन बी गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण, ऑप्शन 23 मतलब आर्टिकल 23, ये बी वाला ऑप्शन सम्मिलित नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? हड़ताल करने की आज़ादी, विचार व्यक्त करने की आज़ादी, शांतिपूर्ण प्रवर्तन की आज़ादी, धरना देने की आज़ादी। तो इसमें से जो नहीं है फ्रेंड्स वो क्या है? हड़ताल करने की आज़ादी नहीं है, विचार व्यक्त करने की आज़ादी है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन देने की अधिकारी है और धरना देने की अधिकारी भी है, पर हड़ताल करने की आज़ादी नहीं है। नेक्स्ट है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? ऑप्शन ए केशवानंद भारतीवाद ने, ऑप्शन बी राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी ने, ऑप्शन सी गोलकनाथवाद ने, ऑप्शन डी सज्जन कुमारवाद ने। तो इसका जो सही ऑप्शन है फ्रेंड ऑप्शन ए केशवानंद भारतीवाद ने। नेक्स्ट है, किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी की जाती है? तो न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है? ऑप्शन ए परमादेश, ऑप्शन बी प्रतिषेध, ऑप्शन सी अधिकार पर्चा या ऑप्शन डी उत्प्रेषण। तो इसका सही ऑप्शन है फ्रेंड ऑप्शन डी उत्प्रेषण। नेक्स्ट है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन ए राज्य के निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित है, ऑप्शन बी मूल अधिकारों में है, ऑप्शन सी सांविधिक अधिकार में है या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मौलिक अधिकार में। मौलिक अधिकार में भी फ्रेंड्स किसमें है? आर्टिकल 21A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार, देश भर में आज़ादी के साथ जाने का अधिकार। तो आपको पता है कि इसमें जो है ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार नहीं है, इसे हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? ऑप्शन ए मूलभूत अधिकार, ऑप्शन बी विधिक अधिकार, ऑप्शन सी दोनों, इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी विधिक अधिकार। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 31, ऑप्शन बी अनुच्छेद 301, अनुच्छेद सी अनुच्छेद 300 क, अनुच्छेद डी अनुच्छेद 19 का फर्स्ट। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी अनुच्छेद 300 का क। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं। ऑप्शन ए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार,
ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार जो है अभी मूलभूत अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य को से संपोषित कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 17? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में मैंने आपको बताया अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 15 में होगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग जो है यहाँ पे आपको ये धर्म जाति के जो लिंग उसकी वजह से जो था कि धार्मिक स्वतंत्रता है, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये ऑप्शन बी होगा आर्टिकल 15, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या है, हम किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म स्थान के आधार पर या व्यक्तिगत स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 15 के अंतर्गत है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है 21, 22, 23, 24। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 24। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? ऑप्शन ए 6, 7, 4, 5। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 7। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 6। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं। ऑप्शन ए मूल संविधान का हिस्सा था, ऑप्शन बी चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, ऑप्शन सी संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, ऑप्शन डी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए मूल अधिकार का हिस्सा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय पर, उच्च न्यायालय पर, उपयुक्त दोनों में, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में किसको प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, सी प्रधानमंत्री, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय। तो फ्रेंड्स आज की जो है क्लास यहीं पे फिनिश होती है और मुझे उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स ये पेपर की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका जो फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार है, और आपको इसमें से क्वेश्चन बनते ही हैं फ्रेंड्स। और ये क्वेश्चन जो मैंने कराया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको पहले जो मैंने पूरी थ्योरी पढ़ाई है विथ नोट्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड पेपर की दृष्टि से भी। और फ्रेंड्स वैसे भी आपको अपने फंडामेंटल राइट्स और अपने मौलिक अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश होती है फ्रेंड्स। कल हम स्टार्ट करेंगे परीक्षा वाणी के डिस्ट्रिक्ट सीरीज़। तो कल मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।